जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और इंटरेस्टिंग सेशन लेकर, जिसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपने पार्ट 1 जो है, जो हमने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आपको यह वीडियो अंत तक बने रहना है। अगर आप चाहते हैं कि लास्ट मोमेंट पर, अंतिम समय पर हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना है, तो उसके लिए आपको यह वीडियो देखना अंत तक बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हम जो कवर अप करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक कवर अप करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हो गया और मॉडर्न फिजिक्स हो गए। इनिशियल जो 2 टॉपिक हैं वो आपके एनडी और सीडीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने पहली वीडियो देखी होगी, उसमें जो मैंने वीडियो में कवर अप कर रखे हैं, ऑप्टिक्स कवर अप कर रखा है, काइनेमेटिक्स कवर अप कर रखा है। आप सभी लोगों का उस वीडियो में काफी प्यार प्राप्त हुआ है, कमेंट्स के थ्रू और आपके लाइक्स के थ्रू। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है बच्चे। आप 26 से लेकर 50 तक जाएंगे, उसमें आप ये देखेंगे, सेल्फ इवेल्युएट करेंगे कि आपने कितने आंसर उसमें सही करे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का पहले वीडियो पॉज करें, फिर उसके बाद देखिएगा आंसर क्या है। 26 क्या कह रहा है, सुनिए। सबसे पहले ये कह रहा है कि इसमें रेजिस्टिविटी जो होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है। 3 कॉपर वायर है। ये आपका सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करता हूं बच्चे, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से डिनोट करा जाता है, R बराबर रो एल अपॉन ए, जब आपने ओम्स लॉ का डेरिवेशन करा होगा। क्लियर। ड्रो यहां पर किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस को ज्यादा करने की और करंट को कम करने की कैपेसिटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी कहलाती है। क्या मेरी बात क्लियर है क्या। मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि रेजिस्टिविटी सर किसकी ज्यादा होगी, जो अपने अंदर से करंट, मतलब अपने अंदर करंट को फ्लो नहीं करवाएगा, वो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये रेजिस्टिविटी जो होती है बच्चे, ये आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। बहुत ध्यान से सुनना है। ये आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, लेंथ हो गई, इस पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि लेंथ को यहां पर 1 मीटर लेंगे, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर लेंगे, तो रेजिस्टिविटी जो होगी वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होती है। क्लियर। अब ये रेजिस्टिविटी जो होती है बच्चे, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये आपकी डिफरेंट लेंथ हो, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, उन सभी के लिए कैसी रहती है, सेम रहती है। क्लियर। अब ये जो रेजिस्टिविटी किस बात पर डिपेंड करती है, एक तो मटेरियल पर डिपेंड करेगी, कौन सा मटेरियल होगा। दूसरा पॉइंट जो होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि टेम्परेचर के इफेक्ट होने पर भी रेजिस्टिविटी क्या करती है बच्चे, इफेक्ट करती है। क्लियर। अब आप होप सो आपका आंसर आ गया होगा। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहां पर, ऑल द वायर हैव द सेम रेजिस्टिविटी। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करके आप मुझे ये बताएंगे, सिल्वर हो गया, नाइक्रोम हो गया, ग्लास हो गया, इन तीनों में सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होगी। आपको पता है ग्लास जो होगा वो हमारे सामने बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। देन फिर नाइक्रोम की होगी, फिर उसके बाद किसकी होगी, हमारे सामने सिल्वर की होगी। मतलब आप क्या कहेंगे, ये जो इंसुलेटर्स होते हैं बच्चे, इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो अच्छी खासी होती है। अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूंगा तो 10 टू की पावर 11 से 10 टू की पावर 19 ओम मीटर तक जाती है इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी। क्लियर है। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, प्लीज आप लोग इसको नोटबुक में जरूर नोट डाउन करें। अब हम स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 सुनिए बच्चे। स्टेनलेस स्टील को हम जब हमने मेटल का क्लासिफिकेशन करा था, तो उसमें स्टेनलेस स्टील वाले पेन जो होते हैं, उसमें इसने ये कहा है कि इसमें जो बॉटम होता है, बॉटम वाला एरिया, ये आपका कॉपर से बनाया जाता है। क्यों, आप मुझे खुद बताइए बच्चे कि इसके अंदर कोई भी मान लो कोई भी चीज बना, मटेरियल रखा हुआ है,
तो आप ये चाहते हो कि ये मटेरियल जल्दी से हीट अप हो जाए, बिल्कुल बात सही है। तो जल्दी से हीटअप होने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें नीचे जो एक ऐसे मटेरियल करूंगा जिसकी कंडक्टिविटी क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी। अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा जो नॉन मेटल्स में वो कंडक्टिविटी जो होती है वो आपकी सिल्वर की होती है, सेकंड नंबर पे आपकी कॉपर की होती है। तो आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा। अगर मैं यहां पर बात करूंगा कि इसको हीटअप करूंगा तो चीजें आसानी से हीट का ट्रांसफर हो सके, तो यानी कि जो अपने अंदर हीट को कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा अच्छी होती है, उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होती है बच्चे, ज्यादा अच्छी होती है। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे कि कॉपर इज द बेटर कंडक्टर ऑफ द हीट देन द स्टेनलेस स्टील। क्लियर है बात। अब मैंने आपको फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन बताया था कि हीट रेट जो होती थी वो किस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी थर्मल ग्रेडियंट के। जब हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड करते थे, और ये जो कांस्टेंट होता था ये आपके सामने थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से इसको हम जानते थे। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 28 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सुनेंगे। टू चार्ज बॉडीज हैं और जिनकी इक्वल पोटेंशियल है और कनेक्टेड थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, तब क्या होगा। आपको पता है बच्चे कि बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमारे सामने चार्ज का ट्रांसफर करना है या करंट का फ्लो कराना है, इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर करना है, तो मुझे इसके लिए यह रिक्वायरमेंट होती है कि इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। अगर इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो आप इसके अंदर करंट का फ्लो नहीं करा पाएंगे, मतलब चार्ज का फ्लो नहीं करा पाएंगे। क्लियर है बात। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, करंट विल नॉट फ्लो, अगर दोनों बॉडी कैसी है आपकी, इक्वल पोटेंशियल पर है। क्लियर है बात। आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसी पर बेस क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूंगा बच्चे, कंडक्टिंग वायर है, आपको पता है कंडक्टिंग वायर में ये प्लस हो गया, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। करंट जो फ्लो करती है वो आपकी कहां से कहां फ्लो करती है, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो जो हमारे सामने करंट को किस तरीके से डिफाइन करा जाता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम किस नाम से जानते हैं, करंट के नाम से जानते हैं। मतलब Q बराबर यहां से कितना हो गया बच्चे, IT के बराबर हो गया। अब क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं इस बॉडी के अंदर। किसी भी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अर्थात टोटल चार्ज अगर हमें निकालने होंगे तो हम किस तरीके से निकालेंगे, Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस NE। तो यहां पर आपको मिल जाएगा आंसर। I का मान आपको दे रखा है बच्चे 1.6 एम्पियर, बोले तो 10⁻⁻3। अब क्या कह रहा है, ईच सेकेंड। इस पॉइंट को भी नोट डाउन करिएगा कि ईच सेकेंड मतलब टाइम कितना ले लिया गया है, 1 सेकेंड। N का मान आपको कैलकुलेट करना है। E का मान जो होता है, चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पर किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होगा। तो ये वैल्यू 1.6 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 10⁻19 इधर जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके सामने, 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहां पर, डेल्टा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, सही हो जाएगा। क्लियर है। अब बात सुनिएगा बच्चे जरा ध्यान से कि आपको पता है कि हमारे सामने कि ये जो होता है कि ये जो क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में आपको मैं एक और इंफॉर्मेशन दूंगा। आपको पता है कि चार्ज का जो ट्रांसफर होता है बच्चे वो 3 तरीके से होता है। एक होता है कंडक्शन, एक होता है आपके सामने कौन सा मेथड होता है, इंडक्शन मेथड, और एक कौन सा होता है आपके सामने, फ्रिक्शन मेथड। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने डिटेल में डिस्कस करा हुआ है, आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, वहां पर हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हुई है। अगर आप डिटेल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वहां पर भी चीजें और देख सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30,
बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन सुनिए। टेम्परेचर के रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो आपको टेम्परेचर के स्केल के बारे में पूछा जाए, चाहे थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा जाए, चाहे कैलोरीमेट्री के बारे में पूछा जाए, बट यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टेम्परेचर जो होता है बच्चे, उसने कहा सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? मेल्टिंग। बिल्कुल बात सही है सर। सेकेंड पॉइंट है चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द वेपर टू लिक्विड, उसे हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। नहीं सर, ये गलत है। आपको पता है कि जब वेपर से लिक्विड के अंदर जाता है तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं बच्चे? कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? कंडेंसेशन। और ये आपका वेपराइजेशन का उल्टा प्रोसेस है, मतलब ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये बात बिल्कुल सही है। और आपसे कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा था? इनकरेक्ट पूछ रहा था, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा आपके सामने? ब्रेवो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सुनिए जरा ध्यान से, जब हम प्रेशर और टेम्परेचर का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के लिए, तो यहां पर मैं यहां पर एक सब्सटेंस जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं वाटर। क्या ले रहा हूं बच्चे? वाटर। वाटर के लिए दिस इज द फ्यूजन लाइन, और ये हमारे सामने क्या होती है? सब्लिमेशन कर, और ये वाला क्या होता है हमारे सामने? वेपराइजेशन कर। ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये वेपर हो गया। जब सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जाएगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो मेल्टिंग होगा, लिक्विड से वेपर में जाएगा तो वेपराइजेशन होगा, उल्टा हो जाएगा कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड के अंदर जाएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे बच्चे? फ्रीजिंग के नाम से जानेंगे। जब वेपर से सॉलिड के अंदर आएगा तो इसे हम क्या बोलते हैं? एब्लिमेशन प्रोसेस। और एब्लिमेशन प्रोसेस का बहुत ही शानदार एग्जांपल जो पूछा जाता है, जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता हूं? हाईली कंप्रेस करता हूं, तो वो आपका क्या हो जाता है? डायरेक्ट वेपर से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ड्राई आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। और ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट के नाम से जानते हैं। और ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, या 273.16 केल्विन होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ना, सीडीएस हो, एनडीए हो, तो उसमें ये फेवरेट न्यूमेरिकल्स हैं। एन बराबर सी अपॉन वी, वी बराबर एन लैम्डा, इस तरीके से 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन। अगर मैं ऑप्टिक्स की बात करूंगा, चाहे मैं वेव की बात करूं, तो यहां से क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है यूपीएससी का, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। देखो, जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो बच्चे क्या देखते हैं? आपको यह देखना है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सर हमें बिल्कुल पता है, हम मतलब एफ का मान दे रखा है 4 किलो हर्ट्ज। बहुत बढ़िया। सर लैम्डा का मान दे रखा है, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। 30 सेंटीमीटर बोले तो 30 इंटू 10 टू की पावर -2। क्लियर? आपको क्या निकालना है? हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल। एक साउंड वेव जो होती है, इसको इतनी डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा, मतलब 2.4 किलोमीटर की डिस्टेंस को। ठीक है, अब आपको पता है बच्चे कि साउंड वेव जो होती है वो हमारे सामने कैसी वेव है? आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दूसरा पॉइंट क्या है? इनके ट्रांसमिशन के लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल बात सही है। अगला पॉइंट सुनेंगे कि अब आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। भाई सिंपल से स्टार्ट करता हूं, बिल्कुल सिंपल से। आपको क्या पता होगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये तो पता होगा बच्चे। ठीक है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको? 2.4 किलोमीटर। वेलोसिटी हमें निकालनी है बच्चे। वेलोसिटी कितनी है? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इनटू टाइम। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप खुद बताइए। फ्रीक्वेंसी दी है, लैम्डा दिया है, तो क्या आप वेलोसिटी नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल लोगे सर। v बराबर एन लैम्डा या एफ लैम्डा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 टू की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 30 इंटू 10 टू की पावर -2। तो ये कितना आ जाएगा आपके सामने बच्चे? ये आ जाएगा खत्म, ये खत्म, तो कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, 1200 आ जाएगा, है ना? 1200 आ जाएगा। और यहां से कितना आ जाएगा बच्चे? 2400 आएगा। ये आ जाएगा 1200। तो टाइम कितना आ जाएगा? 2 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे? अल्फा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन अपने आप करा था? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है?
असर्शन और रीजन का प्यारा सा क्वेश्चन है, आप सुनेंगे सभी लोग ध्यान से। एक प्रेशर कुकर है जो खाने को पकाता है अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल बात सही है। सुनिए, अब आपको बात सुनना है कि आपको पता है जब भी आप एक हिली एरिया पर जाते हैं तो वहां पर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होने लगता है, कम होने लगता है। मतलब अगर मैं खाने को यहां पर कितने डिग्री सेल्सियस, या पानी यहां पर आप बोल सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल हो रहा है, तो आप मुझे यहां पर बताइए पानी आपका कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉइल हो जाएगा। वो आपका मान लो 80 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल हो गया। मतलब प्रेशर के डिक्रीज करने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। क्लियर? आपको पता है जब आप खाना वगैरह जब हिल स्टेशन पर बनाते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, उस ओपन वेसल को हम क्या करते हैं बच्चे, उस ओपन वेसल को हम क्लोज करने की कोशिश करते हैं। मतलब आप वहां पर क्या यूज करते हैं, एज अ प्रेशर कुकर यूज करते हैं खाना पकाने के लिए। तो यहां पर आपका प्रेशर कुकर क्या करेगा, प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और उसके बॉइलिंग पॉइंट को भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ताकि जो फूड, जो आइटम जो आप पका रहे हैं उसे सफिशिएंट एनर्जी, जितनी थर्मल एनर्जी मिलनी चाहिए थी वो उसको प्रॉपर मिल जाए। क्लियर? तो यहां पर आप देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इंक्रीज एज द प्रेशर इंक्रीज, यानी कि ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो रीजन जो है वो इसका असर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, बहुत प्यारा भाई। जब भी न्यूटन्स के रिगार्डिंग अगर मैं बात करता हूं, चाहे न्यूटन्स के स्टेटमेंट की बात करूं, चाहे मैं न्यूटन के एप्लीकेशन की बात करूं, चाहे मैं न्यूटन्स के आपके जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो डिराइव करी गई है इनर्शियल फ्रेम के लिए, वो उसके लिए बात करूं, तो वहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके सामने, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले आएंगे, बट वहां पर आप कितनी अपनी रीजनिंग एबिलिटी का यूज करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, बस यही आपको सीखना है। चलिए आप बात करेंगे बच्चे इंपल्सिव फोर्स क्या होता है। मैंने आपको जब 11th वाले चैप्टर में आपको 11th में जब आपको पढ़ाया होगा, अगर आप जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हमसे पढ़े होंगे या ऑनलाइन में, मैंने इंपल्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। इंपल्स बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डेल्टा टी। ठीक है, जब हाई अमाउंट का फोर्स होता है वो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चे, इंपल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको क्या निकालना है बच्चे, आपको निकालना है इसमें इंपल्सिव फोर्स निकालना है। ठीक है, अब आप किस तरीके से निकालेंगे आप मुझे खुद बताइए बच्चे। इंपल्स मास क्यों दिया हुआ है, इंपल्स बराबर होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये भी बात बिल्कुल सही है। देखो मैंने यहां पर इंपल्स को ब्रेक डाउन करा है मास इनटू द चेंज इन वेलोसिटी में, तो यहां पर F इनटू डेल्टा टी, तो यहां पर आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, चाहे F इनटू डेल्टा टी से निकालिए, M इनटू डेल्टा V से निकालिए। मास कितना दे रखा है बच्चे, 150 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। वेलोसिटी निकालनी है हमें, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो आप नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल लोगे सर। एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज 20, चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, टाइम दे रखा है कितना 0.1 सेकेंड, मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई आपके सामने 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, और पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.3 न्यूटन सेकेंड इज द करेक्ट यूनिट। ठीक है, वैसे तो यूनिट के बेसिस पर उसने क्लासिफाई करा ही नहीं है, बट आपको न्यूटन सेकेंड यहाँ पर यूनिट के बारे में भी नॉलेज मिल गई होगी। तो यहाँ पर इंपल्स का मान कितना आ जाएगा बच्चे, 0.3 न्यूटन सेकेंड। होप सो आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। अब आपको अंत तक हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि मैं अभी आपके सामने आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके सामने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। सभी लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 से क्या पूछेगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 34 से पूछता है कि सर हमारे सामने ऐसा कौन सी डिवाइस है जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्लियर? आपको पता है बच्चे, अगर मैं टेलीविजन की बात करूंगा तो टेलीविजन के लिए आप क्या करते हैं, स्विच वहां से ऑन करा, मतलब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर दी किसके अंदर, लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दी, ये लाइट इल्यूमिनेट होने लगी। अगर मैं यहीं पर बात करूंगा आयरन बॉक्स की, टॉर्च की, देख लीजिए टॉर्च के क्या होता है, उसके अंदर एक सेल लगा रहता है,
सेल जो होता है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है बच्चे? केमिकल एनर्जी। तो यानी कि ये केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सर ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। आयरन बॉक्स क्या करता है, मतलब एज अ हीटर के रूप में अगर मैं बात करूंगा तो आयरन बॉक्स में आपने स्विच ऑन करा और वो क्या हो जाती है आपकी कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से थर्मल एनर्जी जो वहां पर क्रिएट होती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यहां से आपको पता लगेगा क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपकी हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चे? इलेक्ट्रिक फैन इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब आपने वहां से इलेक्ट्रिकल स्विच ऑन करा और ये क्या होने लगी आपकी, ये फैन क्या होने लगा, रोटेट करने लगा। अगर ये फैन रोटेट करेगा तो यानी कि ये कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? रोटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा। तो आपको पता है मैकेनिकल एनर्जी किस किस का कंपोजिशन होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डेल्टा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बताने का मेरा मकसद यही है कि आप लोग को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल सके। अगली जो स्लाइड देखेंगे मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपकी डिवाइस है, जो कौन सी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का डायग्राम शो करा गया है, तो आप इसको हूबहू उतार लीजिएगा या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप इसको जरूर याद करिएगा बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। मैंने आपको कहा था ना बच्चे कि मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में बहुत प्यारी सी कहानी सुनाने वाला हूं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे बच्चे। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस के बारे में बहुत अच्छे से पता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालना है ये ध्यान सुनेंगे। जब भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है बच्चे, तो आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है या टर्मिनल है जिनके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए और बी के बीच में पॉइंट करना है, इनको मैंने यहां पर मार्क कर लिया। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। जिनको नहीं आता है वो भी सीखेंगे बच्चे, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसको हम क्या करेंगे बच्चे, बैटरी से अटैच कर देंगे। बहुत बढ़िया सर, क्लियर है बात एकदम। अब यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, दिस इज द जंक्शन पॉइंट। यहां पर करंट सेम जाएगी, मान लो I1, और यहां पर क्या जाएगी बच्चे, I2। और आपको पता है जब करंट सेम होती है तो उस कॉम्बिनेशन को हम किस नाम से जानते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो आपके सामने यहां पर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा बच्चे 3 ओम, और 3 ओम 1.5 ओम के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच होगा। तो 1/R दैट इज इक्वल टू 1/3 प्लस का 1/1.5 पॉइंट हटाया 1 0, 5 दूनी 10, 3 12, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 3 15, तो कितना आ जाएगा बच्चे, 1 ओम इज द करेक्ट आंसर। ये तो आपकी क्वालिटी है, आप कितनी तेज कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसका मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं लिखा है, पहले आप लोग खुद ट्राई करिए कि आपका आंसर सही आता है, क्योंकि कई लोग ऑप्शन देख के अपना मतलब प्रीडिफाइन कर लेते हैं कि ये दोनों सीरीज में होंगे, ये दोनों पैरेलल में होंगे। सभी लोग देखेंगे जरा ध्यान से। अब ए और बी के बीच में मुझे क्या करना है, सबसे पहले कंफ्यूजन क्या है, इसमें कंफ्यूजन क्या है आपको बताया बच्चे। जब व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, क्लियर। ये होते हैं एडजेसेंट रेजिस्टेंस। इस पॉइंट के बीच में मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है क्या ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, यस और नो। आपका जो एडजेसेंट रेशियो जो होने चाहिए, एडजेसेंट रेजिस्टेंस का जो रेशियो होना चाहिए, वो आपके अनदर एडजेसेंट रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो क्या ये फॉलो कर रहा है, और पॉइंट यहां लगाए, इसके बीच में निकालना है। 3/3 का मान जो है, आप मुझे खुद बताइए बच्चे, क्या 3/3 का मान जो है ना, बिल्कुल बात सही है। तो आप मुझे ये बताइए 3/3 का मान जो है किसके, 2/2 के बराबर है क्या? क्या एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा सर। अब सुनेंगे जरा ध्यान से बच्चे। अब यहां पर अगर मैं बात करूंगा कि 1 ओम का रेजिस्टेंस है बच्चे, और हमारे सामने ये कुछ इस तरीके से पूछा गया है, बट ये जो यहां पर गैल्वेनोमीटर जो अटैच होता है वो यहां पर अटैच होता है बच्चे, सुनिएगा जरा ध्यान से, है ना। और ये जो कहां पर अटैच है, ये ऐसे नहीं अटैच है, ये यहीं अटैच है। समझ में आई बात? तो यानी कि अब हमें इसमें कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में बात नहीं करनी है, सुनेंगे जरा ध्यान से। अगर आप लोग को व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में पता है तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल आप देखेंगे यहाँ पर 3 और 2 ये कितना हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन 5 हो जाएगा। ये 3 और 2 कितना हो जाएगा बच्चे,
5 हो जाएगा। क्लियर। और ये 5 1 और 1 ये दोनों किसके साथ अटैच हो जाएंगे, आपके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, मतलब 1/5 प्लस का 1/1/5, यानी कि आप इसका कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा आर ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान कितना होगा। क्लियर है बच्चे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सुनेंगे। आपको साफ साफ क्या दिखाई पड़ रहा है, सबसे पहले आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर सोचिए कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। भाई ये एक वायर है जिसमें करंट सेम जाएगी, बिल्कुल बात सही है सर। 4 और 8 सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए, मतलब इनको हटाया, 12 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, बिल्कुल सही। अब 6 और 6 इनका आधा हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका हटाकर कितना लगाएंगे बच्चे, 3। क्या मेरी बात क्लियर है। अब ये 3 और ये 3 कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, खुद बताइएगा कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो यानी कि ये दोबारा से कितना हो जाएगा 6 और ये कितना आएगा 12। और 6 और 12 ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, मतलब 1/6 प्लस का 1/12, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करो 2 का नीचे, मतलब 3 चौक 12, मतलब 4 ओम यहां से आ जाएगा। इन सबको जब मैं हटाऊंगा, ध्यान से सुन लीजिए बच्चे, इन सारे रेजिस्टेंस को जब मैं हटाऊंगा तो वो इसके साथ कौन से कॉम्बिनेशन में आएगा बच्चे, सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा। और 4 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चे, 6 ओम, मतलब यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे, ब्रेवो ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं बच्चे। बहुत ही इन्वेंशन के रिगार्डिंग आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा साइंटिस्ट किस तरीके से किस चीज के लिए फेमस है ना। ये भी आपको इन्वेंशन भी याद रखनी है, थोड़ी थोड़ी चीजें है ना कनेक्ट करके रखनी है। जी मार्कोनी जो नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने आपकी वायरलेस टेलीग्राफी, रेडियो और वायरलेस मसाज, जो आजकल अगर मैं मॉडर्न टेक्निक्स की बात करूंगा तो आपने देखा होगा उसमें जो मॉडर्न मसाज करी जाती है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू करी जाती है, वो आपकी कैसी होती है, वायरलेस होती है। और ये डिवाइस किसने बनाई थी, आपके जी मार्कोनी नाम के साइंटिस्ट ने बनाई थी। क्लियर। सेकंड पॉइंट, फर्मी नाम के साइंटिस्ट जो हैं वो इन्होंने जो एटम की जो रेडियस मेजरमेंट करी थी वो इन्हीं के नाम पर मेजरमेंट करी गई है। और आपको पता भी होना चाहिए कि एक फर्मी जो होती है वो किसके बराबर होती है बच्चे, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है। गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट, ये भी बड़े प्यारे साइंटिस्ट हैं, आपने सुना होगा गैलीलियो नाम के, न्यूटन के लॉ से पहले गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट आए थे। गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन पर है, क्या है, यूनिफॉर्म मोशन पर है, तो वो कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म मोशन पर ही रहेगा, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। फिर इन्हें गलत प्रूफ करा गया था। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, अगला पॉइंट, आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट। आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट आप सभी के फेवरेट साइंटिस्ट होंगे। आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट एक तो किसके लिए फेमस है, तो रिलेटिविटी के लिए फेमस है। दूसरा पॉइंट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो मॉडर्न फिजिक्स का पहला ही पार्ट जिसे हम पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी भी इन्होंने ही करी थी। और इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, आई थिंक सो 1921 में इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज अवार्ड मिला था। क्लियर है बात। आगे बढ़ेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। आगे 38 क्या कहता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। हाइड्रोलिक लिफ्ट मैंने आपको कहा था बच्चे कि पास्कल नाम के साइंटिस्ट बड़े ही फेमस हो गए और उन्होंने इसका आंसर पास्कल लॉ है, मैं आपको बता देता हूं। पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने ऐसी क्या चीज इन्वेंट कर दी कि जिसकी वजह से पास्कल नाम के साइंटिस्ट सारे सभी चारों दिशाओं में फेमस हो गए। अब सुनिएंगे जरा ध्यान से। पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि सर अगर मैं यहां पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो मैं यहां पर दूसरे वाले लिंब पर अगर कोई गाड़ी खड़ी है उसमें मैं उसका भार है 100 न्यूटन का, तो मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगाकर उसको उठा सकता हूं। मतलब क्या कहने का मतलब है कि अगर कोई फ्लूइड जो है वो आपका रेस्ट कंडीशन पर है तो उसमें मैं जो प्रेशर अप्लाइड करूंगा वो क्या होगा, सभी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिस इज द लॉ ऑफ द पास्कल। क्लियर। अब पास्कल नाम के साइंटिस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया करेंगे तो यहां से आपको लास्ट टाइम आपको फोर्स अपॉन एरिया पर एक न्यूमेरिकल देखने को मिला था। एरिया आपको कैलकुलेट बस वहां पर आसानी से करना था, एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ था बच्चे।
ठीक है, बर्नौली की प्रिंसिपल, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बर्नौली नाम के साइंटिस्ट फेमस जरूर हुए हैं, पर इनसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेग्रांजे नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने इनको चीजें मतलब एग्जीक्यूट करवाई थी, इनका हेल्प करी थी। इसके बाद आयलर नाम के साइंटिस्ट आए हैं, फिर बर्नौली आए हैं, ठीक है। बर्नौली नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा कि सर अगर किसी भी पाइप के अंदर आइडियल फ्लूइड या हमारे सामने फ्लूइड कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लिए टोटल एनर्जी जो होती है, मैं अगर मैं बात करूंगा तो प्रेशर एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई और डेटम एनर्जी हो गई, इन तीनों का समीशन कैसा रहता है बच्चे? कांस्टेंट रहता है। ऐसा किसने कहा था? बर्नौली नाम के साइंटिस्ट ने कहा था। आपसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा भी गया है कि बर्नौली की प्रिंसिपल जो होती है वो कौन से लॉ पर बेस होती है? आपका आंसर होगा किस फिजिकल क्वांटिटी पर कंजर्व रहती है? आपका आंसर होगा एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होती है। बर्नौली की एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूंगा बच्चे, बर्नौली की एप्लीकेशंस आपने देखा होगा कि जो टीन जो होती है वो उड़ जाती है, ठीक है, आंधी तूफान आता है। सेकेंड पॉइंट आपने देखा होगा बॉल का स्विंग हो जाना, दिस इज द लॉ ऑफ द बर्नौली। बर्नौली की एप्लीकेशन पर ही बेस्ड होता है। कई सारे डिवाइस हैं, वेंचुरी मीटर हो गया, ओरिफिस मीटर हो गया, पिटॉट ट्यूब हो गया, ये सब के सब आपके किस पर बेस्ड होते हैं? बर्नौली की ही प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। इफ्लक्स ऑफ वेलोसिटी जो निकाली जाती है, यहां से आप सुनिएगा, इफ्लक्स ऑफ वेलोसिटी जो निकाली जाती है वो भी आपकी कैसे निकाली जाती है? बर्नौली की ही प्रिंसिपल से निकाली जाती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज नाम के साइंटिस्ट, जब बायोन्सी की बात आती है तब आपके आर्किमिडीज साइंटिस्ट को याद करा जाता है। और आर्किमिडीज नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा था बच्चे? आर्किमिडीज नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्लूइड के अंदर डिप करता हूं तो उस पर क्या लगता है? एक अपवर्ड फोर्स लगता है, और इस अपवर्ड फोर्स को हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं। और उसका मैग्नीट्यूड जो होता है बच्चे वो वेट मतलब जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर होता है। क्लियर? आपको बहुत अच्छे से सारे पॉइंट सिखाए जा रहे हैं, तो आप लोग इसको जरूर नोट डाउन करते रहे बच्चे। अगला है हमारे सामने बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ नाम के साइंटिस्ट, जब आपके आइडियल इक्वेशन नाम के आइडियल इक्वेशन की बात करी जाती है, पीवी बराबर एनआरटी या पीवी बराबर एमआरटी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम के लिए तो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कैसा रहेगा बच्चे? कांस्टेंट रहेगा। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इस पर न्यूमेरिकल पूछा गया है, और वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग हमारे साथ तक बने रहेंगे तो आपको वो क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन। समटाइम्स आपसे यह पूछा जाता है कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे सामने बल्ब लगा दिए गए हैं, अगर मैं नॉर्मली अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आप मुझे खुद बताइए बच्चे, एक है मेरे सामने 25 वॉट का, ये 0 वॉट का बल्ब है, और एक 100 वॉट का बल्ब है, तो कौन सा ज्यादा तेज जलेगा? आपका आंसर होगा सर 100 वॉट का बल्ब ज्यादा तेज जलेगा। अब सुनेंगे जरा ध्यान से, 100 वॉट का बल्ब किस तरीके से तेज जलेगा और कौन से कॉम्बिनेशन में है, इस बात को नोट डाउन जरूर करिएगा बच्चे, ठीक है। 100 वॉट का मतलब क्या होता है? 100 वॉट का मतलब है 100 जूल पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड के अंदर जो इसके द्वारा पावर कंज्यूम्ड है वो कितनी है बच्चे? 100 जूल के बराबर है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगी, यहां पर कितनी आएगी बच्चे? 25 जूल पर सेकेंड। क्लियर? अब मैंने आपको यह बताया था बच्चे कि अब जब हमारे सामने, जब मैंने आपको बढ़ाया है बच्चे, जब हमारे सामने एट सेम वोल्टेज पर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे सामने लगाए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम यूज करते हैं क्या नाम, डिफरेंट पावर के बल्ब जो यूज करते हैं, तो उसमें कौन सा ज्यादा ब्राइट, ज्यादा चमकता है, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी? तो आपका आंसर होगा सर 25 वाट वाला क्या करेगा? ज्यादा चमकेगा। क्लियर? सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं बच्चे। सीरीज कॉम्बिनेशन में अब आप मुझे खुद बताइएगा बच्चे, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप बताइए बच्चे, सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर बराबर V इंटू आई, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज समान रहती है? करंट के बेसिस पर क्वालिफाई करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज के बेसिस पर करते हैं। आई बराबर V को IV बराबर IR, तो यानी कि I² R के बराबर हो गया। यानी कि अगर करंट सेम रहेगी तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर का मान क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा क्या करेगा? इल्यूमिनेट करेगा या ब्राइट होगा।
यहीं पर अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूंगा तो पावर बराबर वी आई यानी कि वी स्क्वायर अपॉन आर, जिसका रेजिस्टेंस कम उसका पावर ज्यादा, जब वो कौन से कॉम्बिनेशन में, आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आपको यहां से पता चल गया होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका लो वोल्टेज का, लो पावर का जो होता है, उसके अंदर करंट ज्यादा जाएगी, पावर कंज्यूम ज्यादा करेगा, तो जिसकी वजह से उसके मतलब फ्यूज होने के चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। तो आपके सामने डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, मैं तो इसको सॉल्व भी नहीं करने वाला, आंसर कौन सा आ जाएगा, तो फर्स्ट 25, मतलब पहला वाला आ जाएगा, फर्स्ट 25 वाट वाला। क्लियर? अच्छा, आप मुझे नॉर्मली बताइए, आपने इंफॉर्मेशन लिख ली होगी, अब इधर देखेंगे बच्चे जरा ध्यान से। ठीक है, आप मुझे खुद बताइए कि कोई भी बल्ब फ्यूज कब होता है बच्चे। एक बल्ब जो होता है वो तब फ्यूज होता है जब इसके अंदर जो मैक्सिमम करंट है, मतलब मान लो इसका आई मैक्स कुछ ना कुछ कोई एक डिवाइस है, कोई एक रेजिस्टेंस है जिसका ये बना हुआ है, उसकी मतलब कोई ना कोई कैपेसिटी होती है मैक्सिमम करंट बियर करने की। अब मैं यहां से अगर मैं करंट फ्लो कराऊंगा बच्चे, तो अगर ये जो करंट है, ध्यान से सुनेंगे, इसके अंदर जो करंट बह रही है, ठीक है, उसका मान जो है अगर इसके मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द करंट से ज्यादा आ गया तो ये तुरंत क्या कर जाएगा बच्चे, फेल कर जाएगा। क्लियर? अब कैसे निकालोगे बच्चे, चलिए कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, मैं आपको लिखकर बता देता हूं क्योंकि है अभी हमारे पास टाइमिंग, निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां से पावर कैसे निकालोगे, पावर बराबर V इंटू आई, मतलब आई यहां से रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, V स्क्वायर अपॉन आर से, है ना, या V स्क्वायर अपॉन P से, है ना भाई, ऐसे ही तो निकालोगे भाई, अभी बताया है बिल्कुल जस्ट अभी। मान लो ये R1 है और ये R2 है, यहां से भी V स्क्वायर अपॉन P, यहां पर V कितना दे रखा है बच्चे, देखते रहिए जरा ध्यान से, 220 डिवाइड बाय पावर कितनी है 100, खत्म, 20 तो कितना आ गया 484 इज द करेक्ट आंसर, मतलब रेजिस्टेंस R1 का मान निकल गया। ऐसे ही आप क्या R2 नहीं निकाल सकते क्या, निकालो, फिर कैसे निकालोगे, 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 25, 25 चौका 100, 2 जीरो आएंगे और 484 गुणा 4, ये हो जाएगा। तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर, R1 प्लस का R2 मतलब 484 इंटू 4 प्लस का 484 मतलब 5 इंटू 484, तो कितना आ जाएगा बच्चे, 5 इंटू 484 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर करते हैं। ठीक है, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 5 चौक 20 और 4 24, मतलब कितना आ गया 2420 आ गया, ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान। सर आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों निकाला, मैं चाहता हूं कि भाई उसके अंदर कितना करंट जा रहा है, ये नहीं कैलकुलेट करोगे क्या, कितने वोल्टेज है 440 वोल्ट, V बराबर क्या होगा बच्चे, I इंटू आर, मतलब 440 बराबर I इंटू आर, आर कितना है 2420, एक जीरो से एक जीरो खत्म, I बराबर यहां से कितना आ गया 44 बटे के 242। क्लियर? यहां से अगर आप कट करोगे तो किससे कट करोगे, 11 से, 11 चौक 44, ये कितना आ जाएगा 11 दूनी 22, ठीक है, ये कितना आ जाएगा बच्चे, 2 से काटा 2 बटे के 11, याद। यहां पर मैक्सिमम करंट का मान निकालते हैं, ये कितनी बियरिंग कैपेसिटी कर सकता है। मैक्सिमम करंट कैसे निकालोगे, पावर बराबर V इंटू आई, पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, अरे नहीं निकाल पाओगे क्या, मैक्सिमम करंट कैसे निकालोगे, पावर कितनी दे रखी है 25 डिवाइड बाय 220, मतलब यहां से 5 से कट कर लीजिए बच्चे इसको, है ना, 5 से कर लीजिए, हाँ, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, ठीक है, तो फिर 5 चौक 20, ठीक है ना, हाँ ये आ जाएगा ना 5 चौक 20 और फिर 5 चौक 20 मतलब 44, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहां से कट करोगे तो ये कितना आएगा, तो 5 नीम 45 मतलब 1/9 के बराबर। ठीक है, आप मुझे खुद बताइए आई मैक्स बड़ा है या आई बड़ा है, ठीक है, 1/9 बड़ा है या 2/11, मतलब आपको मैंने क्या कहा था कि कोई भी बल्ब फ्यूज कब होगा, फ्यूज कब होगा जब उसकी मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी से करंट जो है वो ज्यादा आ जाए। ऑब्वियस सी बात है, ये करंट ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है, जिसकी वजह से फ्यूज क्या बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। मैंने आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दे दी है, मतलब आपको समझ में आया होगा डेफिनेटली। तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिएगा बच्चे, ठीक है, और आस पड़ोसी जितने भी हो सबके साथ शेयर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, ठीक है,
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, स्ट्रेट वायर का हो, कर्व्ड वायर का हो, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था बच्चे, अगर स्ट्रेट वायर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस का साइन फाई 2, अरे ऐसे ही निकालते थे। बट कर्व्ड वायर होगा तो उसमें कैसे निकालेंगे, करंट कितनी है बच्चे 10 एम्पियर की, बहुत बढ़िया सर 10 एम्पियर की करंट है इन द रेडियस, इसका रेडियस का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट द सेंटर ऑफ दिस। ठीक है, एक कर्व्ड वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे वो कैसे निकालते थे बच्चे, याद करिएगा, मैंने आपको बता रखा है, साफ साफ अल्फा एंगल सबटेन करेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू अल्फा इज ए रेडियन। अगर यहां पर मैंने कहा अल्फा कितना सबटेन करेगा, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन इसी से पास कर रहा है, मतलब इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास करेगा। तो आप मुझे ये बताएंगे बच्चे कि यहां पर जो अल्फा का मान आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा बच्चे, कितना एंगल बनाएगा पाई, तो यहां पर आप वैल्यू रख लेंगे बच्चे पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो बी बराबर यहां से कितना आएगा, देखते रहिए जरा ध्यान से, म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन आर, और आर किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर। अगर आपको तेज लग रहा है बच्चे तो आप प्लेबैक स्पीड पर जाकर स्लो भी देख सकते हैं बच्चे। ठीक है, म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू की पावर -7, करंट का मान 10 एम्पियर, 4 इंटू डिस्टेंस कितनी दे रखी है 5 इंटू 10 टू की पावर -2, ये खत्म 10 टू की पावर -2, 5 दूनी 10, 4 4 खत्म, 3.14 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 6.128 और 10 टू की पावर -5, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चार्ली ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक सो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 41 का किसी का आंसर आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इधर देखिए जरा ध्यान से। दो कंडक्टर हैं, पैरेलल वायर्स हैं, बहुत बढ़िया है, उनके अंदर करंट सेम जा रही है और सेम डायरेक्शन में I1 और I2। आपको पता है दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर जो होते हैं, अगर उनमें करंट सेम डायरेक्शन में जाती है, बोथ द वायर विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, इफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन बोथ द वायर विल रिपल टू ईच अदर, एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कैलकुलेटेड बाय, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं बच्चे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, R is the distance between them। उसने कहा पहली वाली में कंडीशन में फोर्स लग रहा है F, फोर्स पर यूनिट लेंथ F। अब नया फोर्स कितना हो जाएगा जब आप क्या करेंगे बच्चे, करंट का मान क्या करेंगे, वन ऑफ देम इज थ्राइस एंड अदर इज डायरेक्शन इज रिवर्स, मतलब एक में करंट क्या कर दोगे, ट्रिपल कर दोगे, और उनके बीच की डिस्टेंस भी क्या कर दोगे, 3D कर दोगे, मतलब उसके फोर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। मतलब आप सुन लीजिए बच्चे जरा ध्यान से, बट डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो फोर्स कैसा हो जाएगा, F की जगह -F हो जाएगा। बच्चे पूछा जाता है, एनडीए में आया हुआ है क्वेश्चन, आई थिंक सो कब आया है, 2020 के समथिंग आया ये वाला क्वेश्चन, आपसे बिल्कुल पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 फ्लेमिंग के रूल्स हो गए, जब भी हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी होगी तब तब आपके फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट को याद करा जाता है। और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम डिफरेंट तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे मैं मैक्सवेल के स्क्रू लॉ की बात करूं, चाहे मैं आपके राइट हैंड पाम रूल की बात करूं, चाहे मैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की बात करूं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की बात करूं, तो आप सुनेंगे बच्चे जरा ध्यान से। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स में इंडेक्स फिंगर जो होती है, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल में वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये पूछ रहा है, बहुत रद्दी सा क्वेश्चन है, सुन लीजिए, है ना। अगर आपको पता है कुछ इस तीनों जो लाइंस होती हैं, तीनों कैसी होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। पहला पॉइंट FBI किस तरीके से याद रखोगे, फादर ब्रदर एंड करंट, आई बोले तो अपना नंबर, मतलब फोर्स F से क्या हो गया, फोर्स, और ये इंडेक्स फिंगर ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चे, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, FBI, आई किसको, मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट को। तो यहां पर आपका आंसर आ गया होगा, इंडेक्स फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43, एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का क्वेश्चन बच्चे पूछा जाता है, बार बार पूछता है,
फिर भी आप गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने कहा मेरे सामने कोई भी एक अच्छा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है और मैंने क्या करा है, इसको क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने करंट फ्लो करा दिया। अगर इन केस अगर मैंने यहां पर वोल्टेज ज्यादा आ गया, घर में वोल्टेज रेगुलेटर आपने नहीं लगाया है और यहां पर मैं करंट बहुत तेजी से जाएगा, अगर करंट बहुत तेजी से जाएगा तो इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के क्या होने लगेंगे, खराब होने की कंडीशन ज्यादा आ जाएगी। अगर इसके खराब होने की कंडीशन आ जाएगी तो हमारा अच्छा खासा महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो सकते हैं, तो हमें उसे बचाना है। तो कैसे बचाओगे बच्चे? यहां पर क्या करोगे आप, फ्यूज वायर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फ्यूज डिवाइस लगाते हैं। आपको पता होना चाहिए बच्चे, ये जो फ्यूज डिवाइस होती है इसका मेल्टिंग, जैसे करंट बहुत तेज जाएगी तो करंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये तुरंत मेल्ट कर जाएगा और ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होगा वो कैसा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट लो करते हैं और इनका रेजिस्टेंस क्या रखते हैं बच्चे, ज्यादा रखते हैं ताकि करंट को क्या कर सके, बियर कर सके। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट में हमारे सामने क्या हो जाता है, करंट क्या हो जाती है, हेवनली, बहुत तेजी से क्या कर जाती है, राइज कर जाती है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट में जो फ्यूज वायर जो यूज करे जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लेड और टिन यूज करे जाते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट के। इसका मेल्टिंग पॉइंट 320 और इसका मेल्टिंग पॉइंट 203 अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बता दिया बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। अब आते हैं मॉडर्न फिजिक्स का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आया है, मैंने आपको बताया था अभी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जब बात करी जाती है तब कौन से साइंटिस्ट आते हैं, आपका आंसर होगा बच्चे, उस साइंटिस्ट का नाम है आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट आते हैं। ठीक है, आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या कहा था कि अगर मैं एक हाई एनर्जी और हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल पर सरफेस पर इंसिडेंट करता हूं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सरफेस से बाहर निकल जाता है। और जो मिनिमम एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। और इस एनर्जी, इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, मैंने सपोज दैट hν फोटोन के रूप में एनर्जी ट्रांसफर करी। ठीक है, मतलब आपने एनर्जी कितनी दी बच्चे, hν। ठीक है, अब इसमें कुछ पार्ट क्या हो जाएगा बच्चे, वो वर्क फंक्शन में चला जाएगा। अब देख लो जरा ध्यान से, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। और वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है, hν0। ऐसा तो नहीं है इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला सरफेस पर तुरंत टपक जाएगा, नहीं भाई, उसके पास स्टिल अभी कौन सी एनर्जी रहेगी, आपका आंसर होगा बच्चे काइनेटिक एनर्जी। और मुझे इसमें निकालना क्या है बच्चे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मान निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर आ जाएगी, hν माइनस का hν0। h को आप कॉमन ले सकते हैं बच्चे और इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो कितना आ जाएगा, 3.6 में से 1.6 करा तो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻15। और h का मान आपको दे भी रखा है मेरे लाल, 6.6 × 10⁻−34 मल्टीप्लाई बाय 2 × 10⁻15। तो ये आएगा कितना, 15 और ये कितना आ गया, 6 दूनी 12। ठीक है, हासिल लगा 8, 6 दूनी 12 रे 13, 13.2 इंटू कितना आएगा, 10⁻−19। एक पॉइंट इधर खिसका दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 का डिवाइड 10 का मल्टीप्लाई मतलब 1.32 इंटू 10⁻18 -18 है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने, चार्ली ऑप्शन से ही हो जाएगा। ठीक है, आपने निकाला होगा आंसर डेफिनेटली। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज हमारी जो मेहनत है, जो भी एक्सपीरियंस से वीडियो बनाई जा रही है आप लोगों के लिए, उसको जरूर देखना है बच्चे। अगर आप जरूर देखते हैं तो आप अपने एग्जाम में फिर आप उसके बाद एनालाइज करिएगा कि जो हमने पढ़ाया है वो आपको कितना वहां पर डिक्टो देखने को मिला है। चाहे वो मैं जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वहां से क्वेश्चन देखने को मिले, कहीं से भी मिले, बट मिलेगा जरूर, इतना हमारा आपसे वादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखो, मैंने टेम्परेचर स्केल का एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर लिया है, अच्छा क्वेश्चन लिया है, बट आप सबको पता है कि हम टेम्परेचर रिलेशन जब भी बात करते हैं C/5 बराबर F-32/9 K-273/5। मतलब दिस इज द सेल्सियस स्केल, दिस इज द फ़ारेनहाइट स्केल एंड दिस इज द केल्विन स्केल। ठीक है, तो आपको किस किसके बीच में बात कर रहा है बच्चे, ये बात कर रहा है बच्चे सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में। अब सुनिएगा बच्चे जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, क्या कह रहा है कि सेल्सियस स्केल की रीडिंग जो है वो 30 पॉइंट लेस है किसके रेस्पेक्ट में, फ़ारेनहाइट स्केल के रेस्पेक्ट पे। मतलब अगर फ़ारेनहाइट स्केल F मेजरमेंट करता है, ध्यान से सुन लो मेरे लाल,
अगर फॉरेनहाइट स्केल एफ मेजरमेंट करता है तो सेल्सियस स्केल कितना करता है, F-30 स्केल रीडिंग करता है। ठीक है, अब एज इट इज यहीं पर रख दीजिए, सी की जगह F-32/9, यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9F माइनस का 270 बराबर 5F माइनस का 160, 32। ठीक है ना, अब ये कितना आ जाएगा बच्चे, 4F बराबर ये कितना आ जाएगा आपके सामने 40, और ये आ जाएगा 110, 110 वो भी माइनस साइन के साथ आएगा ना। ठीक है, तो 4 को यहां पर डिवाइड करेंगे, तो 4 को यहां से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, नहीं प्लस साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो यहां से डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 2 जा 8 बच्चे 3 7 28 27.5, ये आ गया हमारे सामने फॉरेनहाइट का मान। पर आपसे फॉरेनहाइट नहीं पूछ रहा है मेरे लाल, फॉरेनहाइट नहीं पूछ रहा है आपसे, डिग्री सेल्सियस में आंसर पूछ रहा है। तो डिग्री सेल्सियस में कैसे निकालोगे, सेल्सियस बराबर F-30 27.5 माइनस का 30, यानी कि माइनस ऑप्शन में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा -2.5। समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था आप सभी के सामने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से भी चाहे सीडीएस हो, सीडीएस में लास्ट टाइम दोनों टाइम पूछा गया है, एनडीए में भी H बराबर I2RT से पावर बराबर V इंटू आई, बहुत नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी लोग देखेंगे जरा ध्यान से, हम किस तरीके से हीट निकालेंगे। जब भी हीटिंग इफेक्ट की बात करेगा तो आप ये हमेशा लिखेंगे H बराबर I2RT, जो वैल्यू देगा उसको जुगाड़ तुगाड़ लगा के निकाल ही लेंगे सर हम आंसर। चलिए अब आप मुझे खुद बताइए क्या क्या गिवन है। सर चार्ज का मान गिवन है 96000 कूलम, बहुत बढ़िया। सर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 50 वोल्ट, तो ये तो आपको V बराबर W/Q से ही हो जाएगा। अब देखिए H बराबर IR किसके बराबर होगा, V के, और IT किसके बराबर होगा मेरे लाल, Q के बराबर। अरे होगा भाई, पोटेंशियल कितना दे रखा है 50, और ये कितना दे रखा है 96 इंटू 10⁻3। 96 का मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, 96 का जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 36 5 45 3 48, मतलब यह आ जाएगा 480 इंटू 10⁻4। ठीक है, अब मैंने क्या करा है, यहां पर 2 पॉइंट पीछे और खिसका लेता हूं, तो मैंने दो जीरो का नीचे मल्टीप्लाई करा, 2 जीरो का ऊपर, तो कितना हो गया 10⁻6। देखते रहिए जरा ध्यान से, और ये कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻6, मतलब कौन सा ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आई होगी। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बच्चे, अगर आप लोग लास्ट तक हमारे साथ, जितने भी लोग कंटिन्यूअसली वॉचिंग में हैं, जिनको पसंद आ रही है वीडियो, डेफिनेटली आप लोग शेयर जरूर करें बच्चे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। अच्छा, लाइटनिंग ऑफ द कंडक्टर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियसली ही एक क्वेश्चन था, 2022 में आया हुआ था, एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था, लाइटनिंग क्या होती थी। बहुत ज्यादा डिटेल तो देखते हैं, बात करूंगा डिटेल का मतलब क्या है। लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली का चमकना। ठीक है भाई, अब बिजली जब चमकती है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, अपने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हम चीजों को क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब मेथड्स का यूज करते हैं। जब अर्थिंग आ जाती है, सर्ज डाइवर्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे, सर्ज डाइवर्टर। सर्ज डाइवर्टर जो होता है ना, जो ट्रांसफॉर्मर जो होता है बच्चे, ट्रांसफॉर्मर जो होता है ना, वहां पर जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन जो होता है, देख लीजिएगा बच्चे इसको, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हम कौन से किसका यूज करते हैं, सर्ज डाइवर्टर का यूज करते हैं। बिल्कुल बात सही है। ओवरहेड ग्राउंड वायर, ओवरहेड ग्राउंड वायर जो बनाए जाते हैं बच्चे यहां पर, ठीक है, ओवरहेड ग्राउंड वायर जो होते हैं, ये आपका अर्थ से एक अलग से ही कनेक्शन, मतलब एक एडिशनल कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो भी एक्सेस चार्ज यहां पर डेवलप होता है लाइटनिंग की वजह से, वो क्या हो जाता है, ग्राउंडेड हो जाता है। दिस इज द, है ना, ओवरहेड ग्राउंडेड वायर। क्लियर। तीसरा पॉइंट है अर्थिंग ऑफ द स्क्रीन। अर्थिंग ऑफ द स्क्रीन में क्या होता है बच्चे, जब केबल जो होते हैं ना, केबल अगर वो सडनली किसी भी डिजास्टर की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से कट जाती हैं, ठीक है, तो हमें उस टाइम क्या करता है, उस टाइम हमारे सामने अर्थिंग स्क्रीन जो होती है वो आपके कॉन्सेप्ट में आती है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, डेल्टा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 48 में कैलकुलेट द आइस ऑफ द मास ऑफ द आइस टू कूल 150 ग्राम ऑफ द वाटर कंटेन इन अ कैलोरीमीटर। एक कैलोरीमीटर है, बहुत बढ़िया सर, ठीक है ना, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, बहुत बढ़िया सर। इसका जो वेट दे रखा है 150 ग्राम दे रखा है, और इसका कैलोरीमीटर का दे रखा है 50 ग्राम, और दोनों कितने डिग्री पर हैं, 32 डिग्री पर है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। अब उसने कहा है कि मैं इसके अंदर, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, अब मैं इसके अंदर कितना आइस ऐड करूं कि इसका फाइनल टेम्परेचर 32 से 5 डिग्री पहुंच जाए, ठीक है। तो कैसे निकालोगे बच्चे, आपको कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल सब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल क्या होता है बच्चे, हीट गेन दैट इज इक्वल टू हीट लॉस। सिंपल सा वर्ड है सर, हीट लॉस दैट इज इक्वल टू हीट गेन के बराबर। तो आप मुझे ये बताइए, हीट गेन कौन करेगा और हीट लॉस कौन करेगा? आपको आंसर आ गया होगा कि सर वाटर क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा, और आइस क्या करेगा, हीट को एक्सेप्ट करेगा, मतलब गेन करेगा। दिस इज द लॉ ऑफ द कैलोरीमेट्री। तो यहां पर हीट लॉस कौन कौन करेगा, एक तो वाटर करेगा, और एक ये जो कैलोरीमीटर है वो करेगा। मेरा मकसद इस क्वेश्चन में आपको भाई कैलकुलेशन कराना नहीं है, मेरा मकसद इस क्वेश्चन में आपको कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। Q बराबर ml कब लगता है, ये कब लगता है ना। सबसे पहले हम क्या देंगे भाई, हीट लॉस। हीट लॉस कौन करेगा, वाटर। वाटर के लिए क्या लिखेंगे, mc डेल्टा टी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसके लिए भी क्या लिखेंगे हमारे सामने, mc डेल्टा टी, सर बहुत बढ़िया, ठीक है। m वाटर का कितना दे रखा है, 150। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी दे रखी है, 4.2। देख लो ग्राम में दिए तो इसको मैंने ग्राम में ही रहने दिया है बच्चे। डेल्टा टी कैसे निकालोगे, है ना, मतलब 32 से 5 पर पहुंच रहा है ना, तो कितना आ जाएगा, 27 डिग्री आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, 27 डिफरेंस लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब m का मान कैसे निकालोगे, m का मान यहां पर किसका है बच्चे, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर कितना है बच्चे, 50 ग्राम के बराबर। स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैलोरीमीटर कितनी दे रखी है, 0.4, और इसका भी टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, 27, ठीक है, ये आ गया। अब हीट गेन कौन करेगा बच्चे, अब आप मुझे खुद बताइएगा, जो आइस होगी 0 डिग्री सेल्सियस की आइस से पहले 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस का क्या, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर से 5 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। मतलब यहां पर आप कौन सी हीट देंगे, लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट क्या होती है, जो आपकी फेज चेंज के लिए रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। और यहां पर क्या होगी, सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट क्या लिखोगे, ml, और इसमें क्या लिखोगे, mc डेल्टा टी। m का मान निकालना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जरूर दे रखा होगा आपको, है ना, कितना दे रखा है, 330 दे रखा है, m इंटू सी। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितनी होती है बच्चे, इसका हाफ ले लीजिएगा, 2.1 इंटू 5, ठीक है। अभी जस्ट मैंने अभी निकाला था इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपके सामने आंसर आ जाएगा बच्चे। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने, डेल्टा ऑप्शन आएगा आपके सामने। 50 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में बच्चे मैंने आपको इंफॉर्मेशन देनी थी, और मेरा मकसद पूरा हो गया, और आपको चीजें मिल गई होंगी। डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, ठीक है। आपको मैंने अभी बॉयल्स लॉ के बारे में बताया था, ठीक है। एक क्वांटिटी को इंक्रीज करिए, दूसरी को डिक्रीज करिए, है ना, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है। एक चीज को प्रेशर इनटू वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट, दिस इज नोन एज सीपीआर रेशियो, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो बोलते हैं। अगर एक वैल्यू इंक्रीज करेगी तो दूसरी क्या करेगी बच्चे, डिक्रीज करेगी ऑटोमेटिकली। आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग फिजिक्स को अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिए। प्रेशर को अगर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। दिस इज द सीपीआर रेशियो, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताइए बच्चे कि प्रेशर को इंक्रीज कितने, कोई भी चीज, इसके लिए मैं एक छोटा सा मेथड देता हूं आपको, कि अगर कोई भी चीज क्या होती है बच्चे, x अपॉन y से इंक्रीज करती है। जैसे टीएसडी वाले कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे आपने, टीएसडी है ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, कांस्टेंट डिस्टेंस के लिए, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू आपकी x अपॉन y से इंक्रीज कर रही है, तो दूसरी वाली वैल्यू जो क्वांटिटी होगी वो x अपॉन x प्लस वाई से क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बिल्कुल बात सही है सर, 100 आना बात सही है, ठीक है। सर यहां पर हमारे सामने x का मान 10% इंक्रीज कर रहा है प्रेशर में। प्रेशर में देख लो भाई 10% इंक्रीज कर रहा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब x का मान 1, y का मान
10, तो यहां से कितना आएगा 1/11, इसका परसेंटेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा 9.09, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ब्रेवो ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, चलिए सुनेंगे बच्चे जरा ध्यान से, है ना। ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन है। आपको मैंने सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस पर कई सारी हमारी रील्स भी बनी हुई है, सभी लोग देख सकते हैं, सुनेंगे जरा ध्यान से। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, अगर मैं बात करूंगा एक कॉइल है ना, उसमें करंट फ्लो कर रही है कुछ इस तरीके से, दूसरी वाली कॉइल है और उसको हम क्या करते हैं बच्चे, इस तरीके से इसमें रिलेटिव मोशन कराते हैं। क्या कराते हैं बच्चे, रिलेटिव मोशन। जब मैं इसके अंदर रिलेटिव मोशन कराता हूं तो इसके अंदर जो लगा बल्ब होता है, और इसके अंदर लगा बल्ब क्या करने लगता है, ब्राइट करने लगता है, मतलब जलना बुझना स्टार्ट कर देता है, मतलब इस तरीके से लिव लिव करना स्टार्ट कर देता है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर यहां पर ये जो रिलेटिव मोशन होता है तो इसमें क्या होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर क्या करेंगी, इससे ज्यादा पास करेंगी, तो आपके सामने क्या आएगा बच्चे, आपके सामने यहां पर ये ज्यादा अच्छे से जलेगा, ज्यादा ग्लो करेगा। अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास करेंगी तो क्या होगा, इसके अंदर से फ्लक्स कम पास करेगा, तो ये बल्ब मतलब इतना अच्छा नहीं जलेगा। ठीक है, और इसमें जो करंट डेवलप होती है और वहां पर आपके साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है आपके सामने फैराडे लॉ, और उसे हम क्या बोलते हैं, इसी का जो डायरेक्शन दी थी, है ना, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की, उन्होंने किसने दी थी, लेंज नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो आप मुझे खुद बताएंगे सबसे ज्यादा जो फ्लक्स पास करेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होगा। अगर यहां पर ये परपेंडिकुलर कंडीशन में तो यहां पर सबसे ज्यादा पास करेगा, दूसरे में कम, तीसरे में सबसे कम पास करेगा। मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मानी है वो कौन सी मानी है आपके सामने, मैंने मानी है आपकी डाउन से अपवर्ड मानी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने, पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, होप सो मैंने आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। आपने जितने भी लोग हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 50 के 50 क्वेश्चन देखे हैं, तो आप मुझे एग्जाम जब आपका होगा तो आप मुझे डेफिनेटली इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को वहां पर अपने एग्जाम में देखा। और इस तरीके की चीजों को हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए आप हमारे ग्राउंड जीरो के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अंतिम समय में मैं लास्ट मोमेंट पर आप सभी लोगों से बोलूंगा कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चीजों को आसानी, जितनी चीजें आप आसान रखेंगे उतनी चीजें आपके लिए भी आसान होंगी। बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, हैक्टिक नहीं होना है, बहुत ज्यादा मतलब एंजाइटी टाइप की हो जाती है ना लोगों को, ऐसा नहीं फील करना है भाई। चीजें नॉर्मल रूप से, काम डाउन रूप से चीजें आपको सीखनी है। ठीक है, और आगे बढ़ना है आसानी से। तो होप सो आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी वंस अगेन। ठीक है, और तब तक के लिए फिर मिलते हैं, एक और शानदार मुलाकात होगी आप सभी लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।